नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। आज हमारे अध्ययन के विषय वस्तु है अभ्रंश और हिंदी की उत्पत्ति। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे इस बात का कि अभ्रंश है क्या और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं ताकि आगे का काम आसान हो जाए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आज भारत में जितनी भी आधुनिक भाषाएं बोली जाती है, जैसे कि हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगाली हो, ठीक है ना, या फिर सिंधी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। समझ में आई बात ना? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं और कुछ सुधार के साथ कि आज भारत में जितनी भी आधुनिक भारतीय भाषाएं बोली जाती है या फिर जितनी भी बोलियां बोली जाती है, उन सब की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। किससे? अपभ्रंश से। समझ आ रही बात ना? तो अब आपके दिमाग में आएगा कि अपभ्रंश है क्या। तो अपभ्रंश और कुछ नहीं है, अपभ्रंश भाषा ही है और यह बहुत प्रकार का होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अपभ्रंश है इसकी उत्पत्ति हुई थी पाली और प्राकृत भाषाओं से, और पाली और प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई थी संस्कृत से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत है ना, भारत की बहुत प्राचीन भाषा है। इसको बोलने वाले कुछ लोग अभी भी मौजूद है और यह विषय के रूप में विद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है। इसी संस्कृत भाषा से आगे चल करके पाली और प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति हुई, उनका विकास हुआ और बाद में फिर आगे कालांतर में यानी कि आगे चल करके इन्हीं पाली और प्राकृत भाषाओं से विभिन्न प्रकार की अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जिनको अपभ्रंश के नाम से जाना गया। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि संस्कृत भाषा से बाद में यानी आगे चल करके यानी कालांतर में पाली और प्राकृत भाषाओं का उदय हुआ और फिर इन्हीं पाली और प्राकृत भाषाओं से आगे चल करके जो अन्य भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जिनका विकास हुआ, उनको अपभ्रंश के नाम से जाना गया। यानी अपभ्रंश की उत्पत्ति पाली और प्राकृत से मानी जाती है। पाली और प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी जाती है। तो उस समय पाली और प्राकृत से बहुत तरह की भाषाओं की उत्पत्ति हुई और उन सभी भाषाओं को नाम दिया गया अपभ्रंश, ठीक है ना। उसमें सौरसेनी, महाराष्ट्री और मागधी ऐसे करके और भी भाषाएं हैं जिनकी गिनती किसमें की जाती है? अपभ्रंश में की जाती है, या जिनको अपभ्रंश की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे। तो ये जो अपभ्रंश भाषाएं है ना, इन्हीं से क्या हुआ आगे चल करके, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था, इन्हीं अपभ्रंशों से कालांतर में यानी बाद में आगे चल करके विभिन्न प्रकार की आधुनिक भारतीय भाषाओं और बोलियों की उत्पत्ति हुई। एक बार मैं फिर से इस बात पर रिपीट करना चाहूं कि अपभ्रंश से ही भारत में बोली जाने वाले अनेक बोलियों और आधुनिक भारतीय भाषाओं का उदय हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हिंदी कैसे बनी। तो इस बात को याद रखिएगा कि 10वीं शताब्दी में एक बोली का उदय हुआ, एक बोली का आरंभ हुआ और उस बोली को नाम दिया गया खड़ी बोली। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आखिर बोली और भाषा ये है क्या। कहीं पे मैं बोली शब्द का यूज कर रहा हूं, मतलब उपयोग कर रहा हूं, और कहीं पे मैं भाषा शब्द का उपयोग कर रहा हूं। तो इन दोनों में एक अंतर है, बारीक अंतर है, ठीक है ना, एक फर्क है। उसको बाद में मैं समझा दूंगा, पहले इस बात को समझ लीजिए। तो मैंने क्या कहा था कि भारत में 10वीं शताब्दी में एक बोली का उदय हुआ और उस बोली का नाम था खड़ी बोली। उस बोली का नाम था खड़ी बोली और इसी खड़ी बोली का क्या हुआ, जो सुधरा हुआ रूप है वही है हिंदी। यानी कि खड़ी बोली ये ऐसी बोली थी जिसमें आगे चल करके इसमें बहुत ज्यादा सुधार किया गया, ठीक है ना, और इसी के सुधार के फलस्वरूप क्या हुआ, हिंदी की उत्पत्ति हुई और आज हिंदी क्या हुआ, एक व्यापक भाषा बन चुकी है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से छोटी मतलब कम बातों में इस बात को रिपीट कर देता हूं, दोहरा देता हूं कि संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है और इसी संस्कृत भाषा से आगे चल करके कालांतर में पाली और प्राकृत भाषाओं का उदय और विकास हुआ और इन पाली और प्राकृत भाषाओं से ही आगे चल करके विभिन्न प्रकार की अन्य भाषाओं का उदय और विकास हुआ और उन भाषाओं को अपभ्रंश कहा गया। सौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी और अन्य भाषाएं अपभ्रंश के उदाहरण हैं, ठीक है। और इस अपभ्रंश से क्या हुआ, आगे चल करके कालांतर में विभिन्न प्रकार की अन्य भाषाओं और बोलियों का उदय हुआ, यानी उनकी उत्पत्ति हुई। जैसे कि आधुनिक भाषा में आप जानते हैं हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, बंगला, असमिया, उड़िया, ये सब आधुनिक भारतीय भाषा है और इनकी उत्पत्ति अपभ्रंश हुई थी। तो न सिर्फ आधुनिक भाषाओं की बल्कि भारत में जहां तहां जो क्षेत्रीय भाषाएं यानी जो बोलियां हैं, उन बोलियों की उत्पत्ति भी अपभ्रंश से ही हुई है। जैसे कि आप
जानते हो, जैसे हिमाचल का कुमाऊं, भोजपुरी, ऐसे करके बहुत सारी बोलियां हैं, ठीक है ना, उनकी उत्पत्ति अपभ्रंश में है। तो अपभ्रंश क्या है, मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है ना। यानी अपभ्रंश को हम लोग बोल सकते हैं, अपभ्रंश एक स्रोत है जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं और बोलियों का निर्माण हुआ है, उनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब मैं कुछ और बताना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा था कि बोली और भाषा में अंतर क्या है, एक फर्क है, इस फर्क को आप समझिएगा, मेरी भावना समझिएगा, समझ में आ जाएगा। बोली का तात्पर्य किसी क्षेत्रीय भाषा से होता है, मतलब एक ऐसी क्षेत्रीय भाषा जिसका साहित्य नहीं हो, जिसका साहित्यिक विकास नहीं हो, बस वो केवल बोलचाल के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और उस भाषा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बोली का तात्पर्य किसी क्षेत्रीय भाषा से है, और ऐसी क्षेत्रीय भाषा जिसका साहित्यिक विकास नहीं हुआ हो, जिसमें साहित्य की रचना नहीं की गई हो, बस जो क्षेत्रीय लोग हैं वो अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए, भावनाओं के आदान प्रदान के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए जो मौखिक ध्वनि अभिव्यक्त करते हैं ना, वो बोली है। और भाषा का संबंध, मतलब भाषा क्या है, भाषा का संबंध साहित्य से भी है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए अगर किसी मौखिक ध्वनि का, मतलब उस पद्धति का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ उस मौखिक ध्वनि के लिए साहित्य भी है, तो उसको भाषा की श्रेणी में रखेंगे। बोली का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि क्षेत्रीय भाषा जिसका साहित्य नहीं है अभी, उसको क्या कहते हैं, बोली की श्रेणी में रखते हैं। तो आधुनिक भारतीय भाषा और बोली, मतलब जितनी भी बोलियां हैं, उनका उदय किससे हुआ है, अपभ्रंश से। तो आगे का जो वीडियो होगा वो हिंदी व्याकरण का जो पहला खंड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विचार, उस पर आधारित होगा। तो अगला वीडियो हम लोग वर्ण विचार पे शुरू करेंगे। तब तक धन्यवाद।